अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि कल रात पिम्स लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को अडयाला में कैद हैं और 12:15 से लेके या 12:30 से लेके कोई 1-1 बजे तक उनका प्रोसीजर हुआ। प्रेस रिलीज़ जारी की पिम्स के अस्पताल की इंतज़ामिया ने। बताया गया कि उन्हें लाया गया, उनके वो स्टेबल थे, उनको जो सेकेंड डोज लगनी थी आँख में जो इंजेक्शन वो लगाया गया और साथ उनका पैनलिस्ट मौजूद थे, डॉक्टर एक्सपर्ट मौजूद थे, पिम्स के भी और शिफा के भी जो आँख के माहिर हैं। और लिखा गया कि उनके ECG भी की गई और एको भी की गई और स्टेबल थे वहाँ पे। अलबत्ता जिस तरीके से आए और ले जाया गया, कानो कान खबर नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं वो रात गए, हमने उनसे पूछा, रात गए, उन्होंने फिर जवाब दिया कि जी मुझे तो 2 बजे एक मैसेज के ज़रिए इत्तला मिली कि ऐसा हुआ है। कुछ खबरें ये भी थीं कि अचकज़ई साहब और बैरिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे, उन्हें इत्तला दी गई। पहले जब डोज लगी थी तो तब अहले खाना को भी ऑन बोर्ड किया जा रहा था। नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, अलीमा बीबी की गुफ्तगू आपके सामने है। अब के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दी बज़ाहिर। उन्हें ले जाया गया रात को वापस, कानो कान किसी को खबर ना हो सकी, मीडिया को अलबत्ता इत्तला मिल गई VIP मूवमेंट देखने के बाद। तो अब जो PTI है वो मुतालबा कर रही है कि ज़ाती मुआलजीन हों और जो इस्लामाबाद का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे उनका इलाज हो, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही? आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मर्ज़ी का मनपसंद डॉक्टर आपको नहीं दिया जा सकता। साथ हमने देखा है कि अब एक ख़बर ये भी आ रही है कि अलीमा खान साहब हूँ, अचकज़ई साहब या CM सुहेल आफरीदी, उनका एक ट्राइका बना है, एक नया ग्रुप बन रहा है जो कि मुस्तकबिल में PTI को कैसे लेके चलना है उस पर गौर कर रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद की स्टेटमेंट भी आ गई, PTI की भी आ गई। हुकूमती हल्के तो इत्मीनान की बात कर रहे हैं, लेकिन PTI में एक रेस्टलेसनेस है, आज भी उनकी मुलाकातें नहीं हो सकी। इस सब पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा सेंटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों कीमती वक्त का। हुमायूं साहब, चूँकि तिब से भी आपका ताल्लुक़ है, प्रेस रिलीज़ आपने देखी होगी जो पिम्स ने जारी की, कह रहे जी दूसरा टीका भी लग गया और स्टेबल थे, ECG भी ठीक थी, एको भी ठीक थी, लेकिन अहले खाना या PTI कुछ और मुतालबा कर रही है। प्रेस रिलीज से तसल्ली नहीं हुई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, प्रेस रिलीज इंसान उन लोगों पे बिलीव करता है जिनका पता हो कि ये लोग सच बोलने वाले हैं। जो बेईमान लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, उनके ऊपर क्या है। इन लोगों ने जो पहला वो हुआ था उस पर इन्होंने एक्चुअली जब जो आपके कोलीग सहाफ़ी हैं असदुल्ला साहब, जब उन लोगों ने ये ब्रेक की थी तो इन्होंने उसके ऊपर फेक न्यूज़ का चार्ज लगा दिया था, नोइंगली कि इन लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है। तो जब इस किस्म के लोग हो जो झूठ बोलते हो, सरेआम झूठ बोलते हुए, अब एज ए डॉक्टर देखिए, एज ए डॉक्टर पिछली बार जब इन लोगों ने उनका आंख का मुआयना किया और आंख की ट्रीटमेंट की तो देयर वाज नो ECG, देयर वाज नो एको। अच्छा, एको का अगर ECG ठीक हो, एको की तुक नहीं बनती है, और ECG का आई के ट्रीटमेंट के लिए तुक नहीं बनती है। कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई वो चीज नहीं है कि आप उसके लिए ECG कराएं। ये चीज नहीं होती, बिकॉज इट इज डन अंडर मोर और लेस लोकल एनेस्थीसिया रादर देन जनरल एनेस्थीसिया। वो इस किस्म की चीज नहीं होती। तो इन्होंने एको क्यों कराया, इन्होंने ECG क्यों कराई? अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारे दिमाग में आज भी वो बात हो रही थी कि ये बता क्यों नहीं रहे लोगों को, एक्सेस क्यों नहीं दे रहे, कहीं कोई छुपा तो नहीं रहे हैं, कहीं इन लोगों ने कोई ऐसे काम तो नहीं किए कि जिसकी वजह से देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट पीपल वुड नो। तो ये बहुत सारे इबहम है, और देखिए इस किस्म की चीजें वैसी खदशात पैदा करते हैं। मेरे लिहाज से इसमें कोई बुराई नहीं थी कि अगर आप किसी को एक्सेस देते जो वहां पे होकर कर दे, तो जो दो डॉक्टरों का है वो हर एक डॉक्टर को, हर एक प्राइम मिनिस्टर को, हर एक बड़े ओहदे वाले बंदे को उनका एक्सेस दिया गया। इवन भुट्टो को जब वो उसमें थे, ये अपने क्या कह सकते हो उसे, फांसी के उस पे तख्तदार के लिए वेट कर रहे थे, इवन देन उनके जो डॉक्टर है उनको एक्सेस दिया गया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस उनकी भी थी। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, बाकी सारे लोग हो गए, हर एक को इसी तरीके से दिया गया था। तो आई डोंट नो कि व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। हमारे लिहाज से ये कुछ छुपा रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये बहुत जरूरी है कि पता चले कि ये क्या ट्रीटमेंट हुई है। नंबर 2, इस दफा उन लोगों ने जो एग्जामिनेशन किया है, क्या वो जो लास्ट टाइम जो उन्होंने कहा था कि
अनएडेड आई का 6/24 है, इज इट मेंटेन 6/24 या वो जरा खराब हो गया है? ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि जो आंख का मर्ज है उसमें प्रेस रिलीज में यही लिखा गया कि दूसरा टीका उन्हें लगाया गया। उसके अलावा उनकी आंख का मर्ज अब कैसा है या उसकी सूरत हाल क्या है उस बारे में कोई मजीद लाइन नहीं लिखी गई। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन रहेगी बात ECG और एको की, दिल की हैयत जानने के लिए। तो अगर वो हुई है किसी पेशेंट की तो उसमें हर्ज ही कि आपको उस पर क्या एतराज़ है? से तो अगर वो करना है तो फिर आप बाकी भी चीजें कराना शुरू कर दे, ये भी कराए वो भी कराए। देखिए हर एक चीज जो इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, बिला वजह कोई नहीं कराता, ये याद रखिए। अगर आप ठीक ठाक है, मैं आपको ले जाके आपका ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपका जाके रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं कराऊंगा या आपका लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराऊंगा। कोई लेकिन हुमायूं साहब एक 70+ एज जो एक शख्स की अगर एको ECG होता है तो ये तो मेरे ख्याल मामूल की प्रैक्टिस होनी चाहिए 6 साल बाद। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जनरली भी कि वंस यू आर अबव 40 या 50 तो कहते हैं जी एको या ECG वगैरह आपको करवानी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 हार्ट अटैक हो चुके हैं, उनसे पूछे लास्ट ECG और लास्ट एको कब कराई थी। जिनको 5-5, 6-6 हार्ट अटैक हो चुके हैं, उनसे पूछे ना कि लास्ट ECG और लास्ट एको कब कराई थी। देखिए हर एक चीज की इंडिकेशन होती है। अब ये चीजें हैं, और इमरान खान फिजिकली, इमरान खान इज फिटर देन अ 27-year-old गाय, ये याद रखिए। उनका जो बोन मास इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है, बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है, वो 26-27 साल वाले बच्चे के बराबर है, वो हर लिहाज से ठीक है। उनकी उम्र 73-74 होगी, लेकिन वो फिजिकली फिट है। ये जो आंख का मसला हुआ है ये बेसिकली डिलेड या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि जो CRVO है उसमें जो मेन चीज होती है, अगर आप अर्ली पकड़ ले तो ये 3/6/36 तक जा ही नहीं सकती, वहां तक जाना ही नहीं चाहिए। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। मेरा तो सवाल ये होता है कि वहां तक गया कैसे। अच्छा, मैं आपको बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर ममलिकत है उनका बयान तारिक फजल चौधरी का बयान पढ़ के सुनाता हूँ। मलिक साहब कहते हैं जी गुज़श्ता शब उनको पिम्स लाया गया। माहिरीन के मुताबिक पहले मुआलजाती अमल के बाद बिनाई में बेहतरी आई है, जिसके बाद खुसूसी मुआलजी ने दूसरा अमल तजवीज़ किया जो कल मुकम्मल हुआ और कैदी को वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम तर सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ को उसकी मर्ज़ी का डॉक्टर दिया जाए, जो कैदी है, जो मुजरिम है, जो सज़ा याफ्ता है। तो हुकूमत तो इस पर सब अच्छा कह रही। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बड़ी जल्दी इनकी बारी आने वाली है, बड़ी जल्दी बारी आने वाली है। चीखेंगे। ये आपको क्यों लगता है? वैसे मैंने ये आपके अलावा भी कई PTA के सीनियर नहीं, देखिए उसकी वजह ये इन लोगों में से, इन लोगों की हिस्ट्री देख ले। हमारा तो ये फर्स्ट टाइम था ना, हम लोगों ने कैसे गुजारा है। आप मुझे बात बताएं, यास्मीन राशिद साहबा कैसे गुजार रही है। आप मुझे ये बताएं सरफराज चीमा साहब कैसे गुजार रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं शाह महमूद कुरैशी साहब कैसे ये कर रहे हैं। आप सबकी एक एक चीज करके देख लें, एक एक बंदे को कर ले। आप ये देख लें जिन लोगों को पकड़ा गया था उन लोगों के साथ क्या तशद्दुद हुआ है। नहीं तो मोहम्मद साहब ये आपका तज्जिया है, ये आपका तज्जिया है, ये आपकी मालूमात है। नहीं, सवाल छोटा सा ले लेना। नहीं, मैं आपको सवाल ले लें। मैं कह रहा हूँ कि ये आपका तज्जिया है, ये आपकी मालूमात है कि आने वाले, ये बड़ा अहम नुक्ता है ना। मैं कर देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ ना। मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा जेल गए हैं, दोनों दफा मिला के वो 8 महीने जेल में नहीं रहे हैं, दोनों दफा मिला के 8 महीने जेल में रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सो कॉल्ड 14 साल जेल में रहे। उन 14 साल में से जो जेल का टाइम है वो मेरे ख्याल में 1.5 साल से ज्यादा नहीं है टोटल। बाकी वो या अस्पताल में रहे हैं, या पिम्स में रहे हैं, या पिम्स के बाहर एक घर था उधर रहे हैं, या फिर ये डॉक्टर आसिम के जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उधर रहे हैं, और या फिर कराची में एक जेल के अंदर इनको पूरा VIP कमरा मिला था। ये याद रखिए, इन लोगों को असल सड़न ये होती थी कि हमारे उसमें AC कौन उतारेगा, और AC उतार रहे, हालांकि उतारा नहीं गया था। इमरान खान की जो अभी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब गए थे, वहां पे कोई AC का नामो निशान नहीं था। और इमरान खान ने खास तौर पे कहा था जो गर्मी होती है वो जरा सख्त होती है। नंबर 2, फ्रिज वहां पे नहीं था। नंबर 3, वहां पे जो टेलीविजन था वो इनकी हुकूमत की तरह काम ही नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप देखें। अच्छा, नहीं, वो मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है ना। आप कह रहे हैं इनकी बारी आने वाली है, तो मेरा सादा सवाल है कि ये आपकी मालूमात है
या आपका तज्जिया है? देखिए, ये मेरा तज्जिया है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये देखिए कि ब्रेस्ट इससे पहले जब उनको इंजेक्शन लगा था, CRVO जब आइडेंटिफाई हुआ, उसकी तशख़ीस हुई, तो जो कल लगा उसमें फ़र्क है सियासी तौर पर। पिछली बार बैरिस्टर गौहर और दीगर जो हैं 14 फरवरी को उन्हें अडयाला भी बुलाया गया, बैरिस्टर गौहर उसकी तस्दीक भी करते हैं और एक फैमिली मेम्बर की इजाज़त भी दी गई। बाद में पिम्स में अलामा साहब और बैरिस्टर गौहर को बुलाया गया, डॉक्टर से मुलाकात भी हुई, डॉक्टर्स को फ़ोन पे भी लिया गया। तो सम हाउ एक मौका था कि किसी न किसी की एक्सेस हो, वो भी तो अवेल नहीं किया ना PTI ने, जिद की कि नहीं। That I agree. जिस तरीके से हमने उसको हैंडल किया, that was not a good way of handling it. मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्योंकि पिछली बार जब थोड़ी सी विंडो या मार्जिन निकल रहा था तो उसको कैच करना चाहिए था, कैश करना चाहिए था। कोई शख्स तो जाता ताकि ये शिकवा ही ना होता, एटलीस्ट बैरिस्टर गौहर या कोई एक बंदा जाके, तो वो जो उस मौके को अवेल नहीं किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर PTI के फैसला साजों पर आयद होती है ना। आपकी पार्टी तो बिना लगे लिपटे क़यादत को भी मरूद इल्ज़ाम ठहरा देती है, जो कि अच्छी बात है। तो इस बात का भी एतराफ़ किया कि पार्टी ने अच्छा फैसला नहीं लिया। देखिए, इससे है वो अपनी जगह एक गलत फैसला था कि हम लोगों ने उसको नहीं किया, जो भी मिल रहा था वो कर लेते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, व्हाई नॉट? एक डॉक्टर को जो कि उनका डॉक्टर है, उसको जिस पे उनको एतबार है, व्हाई नॉट? उसमें क्या मसला है? उनकी फैमिली में से किसी को, जो बहनें हैं उनमें से किसी को बुला लेते, व्हाई नॉट? क्या मसला है? देखिए, ये वो चीजें होती है जहां पे आप CBM डेवलप कर सकते हो, जहां पे आप इनिशिएटिव लेके आप एनवायरमेंट, आप जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन कर सकते हो, आप वहां पे रास्ते निकाल सकते हो। देखिए, एक आदमी है जो ऑलरेडी जो पिस रहा है, जो ऑलरेडी जिसकी कमर लगी हुई दीवार के साथ, यू कांट आस्क हिम टू डू एवरीथिंग। यू शुड हैव द ग्रेस इफ यू हैव द ग्रेस। अच्छा, ये जो आप जो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक होगा, मुतालबा आपका हुकूमत से अपनी जगह ठीक होगा पॉलिटिकली। मैं तो आपको, चूंकि आप मुझसे मुखातिब हैं, PTI को भी देखें ना। CM आफरीदी के कल परसों जो लबो लहजा है, जो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, जो रिहाई फोर्स के ऊपर डट गए हैं। हालांकि मेरी इत्तला है कि अचकज़ई साहब और दीगर ये रिहाई फोर्स नामी जो लफ्ज़ है इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, रज़ाकार रख लें इसका नाम, ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं ईद के बाद दमादम मस्क अंदर होगा, आखिरी फैसला और बड़ा फैसला होगा। अब ये भी इत्तला है कि आज हलीमा खान साहिबा, अचकज़ई साहब और CM आफरीदी साहब का एक नया ट्राई का ये खबर भी आ रही है। इसकी तस्दीक आप कर सकते हैं? नहीं जी, इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, वो लफ्ज़ गलत होना या सही होना की बात नहीं है। उन्होंने बात बताया, उन्होंने कहा हर चीज जो होगी वो आइन और कानून के दायरे में होगी। और बात है, इन लोगों ने एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए पूरा कानून बदला, पूरा आइन बदला, पूरी जुडिशरी बदल के रख दी, इस मुल्क को तबाह कर दिया। ये मुल्क 4 सालों से अपनी जगह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। एक बात याद रखें, एक तरफ इन्होंने कहा है हमारी इनकम बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल आपकी गुर्बत बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है इनकी जो इनकम जो बढ़ी है उसकी वैल्यू कम हो गई है। जो पैसा भी ये दे रहे हैं उसकी एक्चुअल बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है। लोग ज्यादा गुर्बत के नीचे चले। मैं जरा नासिर भट्ट से पूछूं जो आपका सवाल और शिकवा भी है। भट्ट साहब, दूसरा लग गया, खान साहब को पिम्स ले जाया गया, लेकिन PTI का भी मोहम्मद साहब बैठे हैं, उनका मसला ये है, सवाल ये है कि क्या छुपा रहे हैं आप? क्यों नहीं एक्सेस देते अहले खाना को, ये ज़ाती मुआलिज? कुछ तो आप है जो छुपा रहे हैं, वरना तो आप एक्सेस दे देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पूरी बात नहीं सुनी, पर बात यह है कि उन्होंने कहा टीका लग गया। टीका तो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि पहले भी टीका लग गया था, उसमें ठीक हो गया। अगर इमरान खान को कोई मसला है तो हुकूमत टीका लगाने में कोई और नहीं महसूस कर रही। टीका जब उनको चाहिए था लग गया, दूसरा टीका भी लग गया। जो PTI के बाहर लोग हैं ना, ये बाहर जो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और इनका मकसद एक ही है कि इल्जाम लगाएं और अपना बयानिया बनाएं, इनको टीका मेरा ख्याल है इमरान खान ने ये लगा दिया है कि PTI के लोगों पे एतमाद नहीं करता। उसने अपोजिशन लीडर भी वो बनाए जो PTI से नहीं है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो कौमी असम्बली है। बात यह है कि टीके वाली बात आपने की, बड़ी अच्छी की, कि टीका तो हमने शुरू से कहा था
कि भाई आप हमसे बात करें, हुकूमत आपसे बात करने के लिए तैयार है। ये उनसे कह रहे थे कि हम उनसे बात करेंगे। अब मैंने उन्होंने एक टीका लगा दी है। अब सुहेल अफरीदी भी हमसे बात कर रहा है, पीएम साहब से मिला है और बाकी भी बातें ठीक हो गई हैं। ये मैं आपको बताऊं, रवैया इन्होंने चेंज कर लिया है। सुहेल अफरीदी ने भी ये भी चेंज कर ले, इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। तो बाकी जब टीका लगने का टाइम दोबारा रवैया कौन सा रवैया चेंज करें जी? वो तो कह रहे हैं कि देखें ना, वो उनका बुनियादी मसला ये है, पिछली बार आप लोगों ने उनके अहले खाना में से भी एक बंदे को शामिल करने की बात कर ली, डॉक्टर्स की बात भी करवाई। अब ऐसा क्या हुआ है कि ना डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, ना अहले खाना ऑन बोर्ड हैं, ना आपने बैरिस्टर गौहर को बर वक्त बताया, ना चौधरी साहब को बताया, रातों रात आए, चेकअप करवाया, वापस छोड़ गए। ऐसा क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको एक फिर बात बताऊं कि इस चीज को ये अप्रिशिएट करें कि इमरान खान अब जो जेल में कैदी है, जो चोरी में बंद है, जिसको अदालत ने सजा दी है, प्लीज हमने सजा नहीं दी इनको। कल अगर ये चाहते हैं ना कि बाहर आए वो, तो वो अदालत ही इसको बाहर लाएगी। देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ, मैं पूरी बात बताऊं कि इनसे पूछे, आजाद है ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ कि जाओ, अब उसके वकील को कहा जाओ को मिलो इमरान से और बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। सारी बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई। आज मैं फिर कहता हूं कि अगर इसने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि इमरान खान को अडयाला भेजो, अडयाला से निकाल के बनी गाला भेजो, या डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि हॉस्पिटल भेजो, भेज देंगे। वो सारा प्रोसेस हो रहा है। इनको ये प्रॉब्लम है कि ये हमारा बयानिया कैसे होगा, हम झूठ कैसे बोले। इन्होंने झूठ पे चलना है। और याद रखें, ये दोस्त कर रहे हैं। अब ये कह रहे थे हम फोर्स बनाएंगे, ले आओ तुम फोर्स भी। बाकी अगर ये रियासत के सामने फोर्स खड़ी करेंगे, इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने 26 नवंबर किया। भट्ट साहब, आप चूंकि ताखीर से आप तशरीफ लाए हैं, एक सादा सी बात मैं आपसे करता हूँ। देखिए, ये जो इबहाम है ना, कन्फ्यूजन है या अदम एतमाद है, उसका एक बड़ा सादा सा हल है। वो हल ये है कि आप किसी अहले खाना को उनसे मिलवा दें जब उनका प्रोसीजर हो रहा हो इलाज के लिए, या उनको एक्सेस दे दें जेल में वो मिल लें, या किसी ज़ाती मौलज को मिलवा दें। उसके बाद मसला हल हो जाएगा। वो ज़ाहिर बात है, बाहर आके बताएंगे जी मैं मिला हूँ इलाज से, उनको तसल्ली हुई है और मैंने देखा है कि वो ठीक है। जब आप मिलने नहीं देते तो इबहाम और कन्फ्यूजन वहाँ से फैलती है कि कुछ तो है जो मुलाकात नहीं होने दे जा रही। तो सादा सा मसले से हल कर देंगे तो हुकूमत के हाथ में। नासिर भट्ट साहब, छोटी सी बात बताऊं, ये हुमायूं मोहम्मद साहब ना, असल में ये अगर होते ना थोड़े से कारकुन, ये असल में पॉलिटिशियन है ना, नहीं है, ये ब्यूटिशियन है। अब ये जो बात कर रहे थे तो ब्यूटिशियन होना कोई बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। हाँ। कारकुन होने और ब्यूटिशियन होने में फर्क है। तुसी दसो ना, तो कोई सर्विस चाहिए, मैं मोहम्मद साहब ने रिक्वेस्ट कर लेना। जरा बता दिया, फर्क बता रही है ये। अच्छा। जिसमें मेरे भाई कह रहे हैं ना, मुझे बताएं, एक दिन में 10 बंदे पीटीआई छोड़ के गए। टीवी पे कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं इमरान से, सारे पुराने लोग भाग गए। इमरान ने वो वही लोग है ना, और 2018 में जब मुसल्लत हुए, इमरान आएगा, 1 अरब इधर मारेगा, 2 अरब वहां से बाहर से ये लाएगा, वो किधर गई? सब ये झूठ बुलंदे। लेकिन मेरा सवाल वही का वही है कि आप एक बंदा डॉक्टर में से या अहले खाना में से मिलवा दें, मसला हल हो जाएगा। ये रौला ही नहीं होगा, ना टॉक शो हो रहा होगा, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना ये तलखी होगी, सबको अमन चैन मिल जाएगा। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट सबसे आला अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट पे इनको एतमाद है कि नहीं? अदालतें आजाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि 3 घंटे में जाके उस वकील ने मुलाकात की 2 आई स्पेशलिस्ट, 2 जो न्यूट्रल थे, ना पीटीआई के लोग थे ना किसी हुकूमत के लोग थे। उन्होंने जाके हॉस्पिटल में उनका पहले अडयाला जेल में जाके चेकअप किया, फिर हॉस्पिटल ले गए, उनको इंजेक्शन लगा दिया। उन्होंने कहा कि 70% इनकी आंख ठीक है, 30% है, उसका भी अगर जरूरत पड़ी तो हम इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे या घर ले जाएंगे। ये लोग जो है ना, ये लोग, मैं आपको आज फिर कहता हूँ, ये इनको इमरान की ना रिहाई से मतलब है, ना उसके इलाज से मतलब है। इनका इल्जाम तराशी, लड़ाइयाँ, आप देखें वो क्या क्या है अपना, जिसका नाम है गंडापुर, कि ये सारे लोग फारग हैं, सुहेल अफरीदी, ये सारे लोग हैं। जब इमरान आएगा ये इनको पहचानता ही नहीं। इनकी लड़ाई है। बुशरा बीबी कहती है मैं लीडर हूँ। चलिए, ये तो चले उनके अंदरूनी मसाइल है। मेरा मसला तो ये था ना कि आम दूर क्यों नहीं करते। बहरहाल मोहम्मद साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सियासी मामला तो हैं मुल्क के, ये जूझ के तू ही हैं, लेकिन असल मसला हमें दहशतगर्दी का है, और उसमें बिलखुसूस रिसेंटली जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, उसके बाद की सूरत हाल का है। और हम देख रहे हैं कि कोहाट में और करक में भी, आज कोहाट और करक में भी
मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द जो हैं वो इन एक्शन दिखाई देते हैं, पाकिस्तान का अगला लाहेअमल क्या होगा, कैसे डील करना है, क्या स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान जारी रहेंगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। चीमा साहब आपको ज़हमत इसलिए दी है कि पिछले 2-4 दिनों से हम जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है उस पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, उसके बाद जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद सूरत हाल है क्या अफगानिस्तान में। और आज भी मैं देख रहा हूँ कोहाट में एक पुलिस वैन पर हमला हुआ, DSP समेत 5 एहलकार शहीद हैं। कल भी एक एम्बुलेंस के ऊपर जो जख्मियों को लेकर जा रही थी उसको टारगेट किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। सो विल इट बी इनफ या पाकिस्तान अब कोई कसर बाकी नहीं रखेगा और हर हाल में ये जो पनाहगाहें इन्हें टारगेट किया जाएगा? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए 2021 से लेके 2026 तक इन 5-6 सालों में आप देखें तो क्या डेवलपमेंट है कि हर साल वायलेंस पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और इन सारे प्रोसेस के दरमियान हमने हमेशा डिप्लोमेसी को, डायलॉग को, रीजनल इंगेजमेंट को, ग्रेट पार्ट्स को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया है कि क्या हो रहा है। अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि इस साल जो वायलेंस हुआ 2025 में वो अनप्रेसिडेंट। तो अब हम अगर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की हैं, मैं समझता हूं कि इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अफगान साइड जो है उनके साथ दुनिया में कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ, ना वो UN के मेंबर हैं, ना उनको कोई उस तरह जो है स्पेस दे रहा है। बल्कि कल जो रशियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान के अंदर 23,000 दहशतगर्द मौजूद है। ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली हमारी जो मिलिट्री स्ट्राइक थी उसको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट रशिया ने दी है। और इससे पहले चाइना, ईरान, तमाम मुल्क ये बातें जो है वो कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये आपके पास सपोर्ट मौजूद है, हमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। और वो ये है कि अभी अफगान तालिबान आज एक उनके कोई लीडर कह रहे थे हमें मौका मिले तो हम कोयटा और पेशावर पे हमला कर दें और उस पर कब्जा कर लें, और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। दे बिलीव कि हम तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक सोच है, ये वो सिर्फ बात नहीं, वो एक सोच पे बिलीव करते हैं कि ये पाकिस्तानी लोग मुसलमान लोग नहीं हैं। और अभी वो शाहीन साहब भी बातें कर रहे हैं जी पाकिस्तान ग्रेट पार्स के कहने पे हम पे हमले कर रहा है। भाई हमारा 1000 बंदा पिछले साल शहीद हो गया है, तो हम यहाँ पे ग्रेट पार्स को देखें, किसको देखें? हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को एक नया स्टेप लेना चाहिए और दोबारा UN के पास जाना चाहिए और अफगान तालिबान की लीडरशिप के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगें, इंडिविजुअल सैंक्शंस लगें। ये जो सैंक्शंस रजीम था उसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं जामी साहब सिक्योरिटी काउंसिल के, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारे पास चॉइसेस भी हैं। हमें एक तो ये दोबारा UN का सहारा लेना चाहिए और हमने तमाम ऑप्शन। लेकिन जो UN की रिपोर्ट्स इक्का दुक्का मैंने देखी अफगान हैंडल से जो पब्लिक हो रही हैं, जिसमें वो सिविलियन की कैजुअलिटी का जिक्र कर रहे हैं ऑन दी पैरेलल, देखें गाज़ा के ऊपर तो UN इस तरह से नहीं बोलती, या UN के ग्रुप जिनको तवज्जो दिलाई जा रही है वो यहाँ पे तो उनको सिविलियंस याद आ रहे हैं जो कि अफगान प्रोपेगेंडा है। UN के ऊपर जाने की बजाय जो आपने बात की, लॉजिकल कंक्लूजन की, तो उससे मुराद क्या ली जाए कि अब जब भी दहशतगर्दी होगी पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, ये तय है? देखिए ये तो जाहिर बात है लीडरशिप ने फैसले करने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे होगा नहीं कि ऐसे अलाउ किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो बातें कर रहे हैं कि जो सिविलियंस मारे गए, मुझे ये बताइए ये सिविलियंस कौन होते हैं? ये जारी बात है दहशतगर्दों ने, इन्होंने अपने साथ अपनी फैमिलीज भी रखी होती हैं। तो देखें बहुत सारी जो इन चीजों को भी नोट करना पड़ेगा। पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स करता है, तो ये थोड़ा ही हो सकता है कि हम वहां पे आम लोगों के घरों पे जाके हमले करेंगे। ये हमारी जॉब नहीं है। हमें देखें टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं और जो 100 से ज्यादा बंदे मरे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि 13 सिविलियन नहीं है, जितने भी सिविलियन है ये सारी टारगेटेड स्ट्राइक्स थी। ये बेसिकली लोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम इस चीज के कतई नजर जो आप कह रहे हैं कि गजा में क्या होता रहा तो ये UN खामोश रही, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिविलियंस नहीं शहीद हो रहे। ये अगले दिन जो इस्लामाबाद के अंदर मस्जिद में जो शहीद किया गया वो कौन थे? और हम इसको उससे मिलाते भी नहीं है। देखिए हम इस चीज पे ये नहीं, अफगानिस्तान की अवाम जो है
वो तो होस्टेज है तालिबान की जामी साहब। वो तो इस वक्त परेशान है कि 2021 में अमेरिका अलकायदा को ढूंढता ढूंढता अफगानिस्तान आ गया और 2021 में निकला, और फिर अभी 2026 में पाकिस्तान टीटीपी और बाकी दहशतवादियों को ढूंढ रहा है और वहां पे पहुंचा हुआ है। तो अफगानिस्तान की अवाम तो होस्टेज है, उनकी बेचारों की तो बात ही ना की जाए। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ, मुझे एक चीज की जो नजर आ रही है चीज, वो ये है कि जो डिप्लोमेटिक हमने रीजनल डिप्लोमेसी पे काम किया, चाइना को लेके ईरान पहुंच गए, ईरान को लेके अफगानिस्तान पहुंच गए, लेकिन जिस चीज पे काम दोबारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जाने की जरूरत है, उस पर मेरा ख्याल है मैंने देखा नहीं है कि इसाक डार साहब, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, उसने यूएन पे क्या काम किया है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो रूसी रिपोर्ट का आपने दिया, 23,000 का फिगर बता रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नंबर तो ये टीटीपी का है, 5 से 7,000। बाकी जो अनासिर हैं उसमें उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान की तंजीमें हों, अलकायदा, दाइश हो, सबसे बड़ा नंबर तो उस रिपोर्ट में ये टीटीपी का है। तो टीटीपी, इसका मतलब है उनके सेफ हेवन्स वहाँ हैं, अमारत इस्लामिया की छाया छतर में वहाँ पल रहे हैं, उनको सबूत दिए गए, उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 51 के तहत हमें हक है। तो फिर इसमें क्यों ना एक दफ़ा इसको तय कर लिया जाए, क्यों ना एक दफ़ा मेक श्योर कर लिया जाए कि ये कहाँ हैं और उनको स्ट्राइक करना है और बार बार करना है। देखिए जामी साहब, बात यह है कि आप बिल्कुल सही कहा, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और टीटीपी की बात जो है वो कर रहे हैं, लेकिन देखें ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि वहां पे टीटीपी मौजूद है, और हम भी सिर्फ टीटीपी को ही देख रहे हैं या बाकी जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो हमें रोकेगा कोई नहीं, ना हमसे कोई पूछेगा। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा जी कि वहां पे जो है वो दहशतगर्दों को आपने क्यों हिट किया। तो हमें कोई नहीं पूछेगा, ये हमें यहाँ पे क्लैरिटी लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर। और जो वहां पे जो एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बना रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो किसी के कहने पे ये कर रहा है, और फिर पाकिस्तान से कुछ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन हम देखते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो बोलते हैं कि जी हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल बात करनी चाहिए। आज फिर अगर अफगान तालिबान टेबल पे बैठते हैं और मानते हैं कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करेंगे, हम जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे, हम सेफ हेवन्स खत्म करेंगे, हम ट्रेनिंग कैंप्स खत्म करेंगे, तो हम तो बिल्कुल बात करने को तैयार है, बैठने को तैयार है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपकी इकोनॉमिक फ्लाइट को रोका जा रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जा रहा है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या है, यहाँ पे तो जितने मर्जी बंदे मार दो या शहीद कर दो, इनको उन्होंने क्या कर लेना हमारा ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल ना किया तो मसला रहेगा। और ये टीटीपी वाला जो इशू है, ये दुनिया आपके साथ है। जो आपको अमेरिका ने F-16 दिए थे, उसके ऊपर लिखा था ये काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो रही है। तो मतलब सवाल तो ये है कि हमारे पास तमाम किस्म की ऑप्शन मौजूद है और दुनिया में कोई मुल्क हमें रोकने वाला नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि क्या ये जो लिमिटेड स्ट्राइक करके हम उनका बिहेवियर चेंज करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतनी हजारों की जो फौज है, ये जो तालिबान की है, उसको कैसे मेंटेन करना है अगर उनके पास एक एक्सटर्नल एडवर्सरी नहीं होगा, और पीछे से वो कैसे प्रॉक्सीज बन के पैसे लेंगे, कैसे वो अपने लोगों को फाइनेंस करेंगे, फंड करेंगे। देखें, ये जो आपका रोल मिडिल ईस्ट में एनहांस हुआ है जामी साहब, ये उसके भी बहुत सारी रिपरकशंस यहाँ पे होनी है। तो ये एक ब्रॉडर मसला होगा अगर हमने इसको हैवी हैंडेडली ना डील किया। ये जो आपने मिडिल ईस्ट के इत्तेहाद की बात की, तो कल ही नेतन्याहू ने बताया है वहाँ जा रहे हैं विजिट पे, तो इसराइल और इंडिया की नज़र तो ऑब्वियसली इस खत्ते पे है। अफगानिस्तान प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हो रहा है, बलूचिस्तान पर भी उनकी नज़रें हैं, कुलभूषण पकड़ा गया, उसका सबूत है। वो बता रहे हैं नया इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में आ रहा है, जिसमें इसराइल भी है, इंडिया भी है, मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक हैं, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में ग्रीस और साइप्रस का जिक्र हो रहा है, कुछ अफ्रीकी ममालिक का जिक्र हो रहा है। तो ये ब्लॉक, उससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा, तुर्किया का ऑन बोर्ड आना, चाइना के साथ ताल्लुकात, तो यूँ लगता है इस खत्ते में ही पैरेलल अलाइनमेंट हो रही है। क्या उसके असरात हो सकते हैं और ये अलाइनमेंट कैसी होगी? देखिए, वो कह रहे हैं कि जी हम एक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस बना रहे हैं, कुछ 6 किस्म के रीजनल ग्रुप्स हैं जो वहां ज्वाइन करेंगे, और जिसमें आपने जिक्र किया। तो देखते हैं कि क्या वो करते हैं। उसकी अभी रिसेंटली जो अमेरिकन एम्बेसडर की जो कार्ल टकसन को जो इंटरव्यू दिया, उसमें जो उन्होंने बात की है कि जी अगर इजराइल और टेरिटरीज भी ले लेगा तो कोई मसला नहीं है, और फिर सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट करना, फिर नेतन्याहू का इंडिया के साथ ये इंगेज करना, हालांकि इंडिया तो अपनी मजबूरियों की वजह से जा रहा है वहां पे। तो मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि ये देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑन द वे, और सोमालिया लैंड जैसा मुल्क का इजराइल ने रिकॉग्नाइज करना और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर सपोर्ट लेना, कुछ ऐसा है जिसकी परेशानी है। और अभी प्राइम मिनिस्टर भी कतर गए हुए हैं, कतर भी बड़ा परेशान है, क्योंकि कतर को भी इस चीज का अंदाजा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जंग होती है, जिस तरह ईरान ने कहा है कि रीजनल जंग होगी, तो इजराइल ने भी कतर पे हमला कर दिया, ईरान ने भी कतर पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान तो आज मेरा ख्याल है कतर गया हुआ है। इस हवाले से भी जारी बात है कुछ ना कुछ रीजनल सिचुएशन पे बात होगी। तो देखना यह है कि अभी फाइनली इंडिया और इजराइल की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें से क्या आता है, उसमें से क्या पता चलता है, ये वो चीज है जिसको मेरा ख्याल है हमें समझने की। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कतर का जिक्र कर रहे हैं बार बार। कतरी जो प्रेस टीवी है अल जजीरा, वो तो एक जो अभी हमारे कर्नल शहीद हुए उसमें जो खुदकुश बमबार था उसे फाइटर लिख रहा है। पाकिस्तान भर का मीडिया, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के अवाम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये दोहा में अगर ऐसा वाक़या हो तो आप उसे भी यही लिखेंगे फाइटर। तो वो अल जजीरा तो किसी और पॉलिसी पे गामजन दिखाई देता है। देखिए, ये मेरा ख्याल है अल जजीरा को पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, और अल जजीरा इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पे हमले करने वाले और पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करने वाले को आप फाइटर कह दें। वो टेररिस्ट है, और वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, वो को हमने अकेले या किसी 2 मुल्क ने 30 मुल्कों ने तो नहीं उनको करार दिया हुआ। तो आप अगर अलकायदा को फाइटर कहेंगे, अब क्या? अब सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्योंकि अब अगर अमेरिकन किसी को कहने देंगे कि अलकायदा फाइटर है या इस्लामिक स्टेट वाले फाइटर है, वो तो नहीं कहने देंगे किसी को। तो मेरा ख्याल है कि इसको कहीं ना कहीं पर टेकअप किया जाना चाहिए कि अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग है, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया और बाकी भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो कहते रहते हैं कि बड़ी जो है वो बाइस्ड होती है, तो इसमें पाकिस्तान का जो बड़ा सीरियस है। हम तो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, इतनी हमारी शातें हो चुकी हैं, एंड देन ये कहना कि पाकिस्तान से ये फाइटर लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के जो सेंटीमेंट्स जो है वो जारी बात है इससे वो मुतासर हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में एक लार्जर पॉलिटिकल इंगेजमेंट चाहिए, यहाँ पे डायलॉग चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि हमने इस खित्ते के अंदर अपनी स्पेस कैसे रखनी है, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस मामले पर इजहार ख्याल भी कर रहे थे, मालूमात और तज़िया पेश कर रहे थे। चैलेंजिंग सूरत हाल है, टफ है, लेकिन पाकिस्तान को अहदाफ क्लियर करना होंगे। यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जाएंगे सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब की जानिब। उनको लगता है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई हलचल है, कोई राब्ताकारी है बिहाइंड द सीन। उन्हें ऐसा क्यों लगता है, एक ब्रेक के बाद उनसे पूछ लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी हमने ज़हमत दी है सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब को, उनका आज ताज़ा बयान है। वो समझते हैं कि मुफाहमत के लिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इन एक्शन हैं। आचक साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई वो भी नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से हुई, और उनको ये भी लगता है कि जो मुतल्लिका हल्के हैं जिनको हम मुक़्तदरा कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो न्यूट्रल है। तो ये बड़ी अहम उनका तज्ज़िया है। ज़ाहिर बात है दिहाइयों से उन्होंने सियासत दे रखी है। उनसे बात करने से पहले ज़रा सामने जो टेबल पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जो पहली बार टीका लगा तब हुकूमत किस तरह राब्ते में थी अहले खाना, डॉक्टर्स और PTI के ज़िम्मेदारों के साथ, और जो कल रात का वाक़या हुआ उसमें तो बिल्कुल उन्होंने अहले खाना या ज़ाती मुआलज या किसी और को ज़हमत नहीं दी, चुपके से लाए, टीका लगवाया, वापस जेल मुंतकिल कर दिया। और आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये भी कह दिया कि मर्ज़ी का डॉक्टर नहीं दिया जा सकता जो शख्स जेल में है। तो हुकूमत इस पर एतमाद का इजहार करी, लेकिन PTI कह रही है कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में दुरानी साहब का ये तबसरा बड़ा मानी खेज़ है, तो ये जानने के लिए हमने उन्हें ज़हमत दी। दुरानी साहब खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। ये अचकज़ई साहब वाली बात जो आपने की कि ये नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से या उनके साथ राब्ते और मामला फहमी की वजह से अपॉइंट हुए, ये सिर्फ यहाँ तक ही मामला है या आपको लगता है कि जरदारी साहब, अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ साहब अभी भी कोई पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए या पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए इन एक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हवाओं का रुख जब बदलने लगता है तो सब लोग अपनी अपनी दौड़ पे निकलते, ठीक है ना जी। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब तो अपनी दौड़ पे निकले थे। उसी के बाद फिर लाहौर का भी दौरा हुआ, CM का, कराची का भी हुआ, और लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ ऐसा सूरत हाल बनी कि वो थोड़ा पीछे हट गए। पीछे हटने की
गालिबन ये हो। पीछे जरदारी साहब ने पीछे हट के एक नया पोस्चर लिया, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और है, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा। लेकिन मैं इसको अगर पूरे मामले को क्लोज करूं तो मैं ये समझता हूं कि झगड़ा जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, ये लड़ाई जो सारी अब तक हुकूमत बताती रही है, वो झगड़ा नहीं है। फिर झगड़ा जो है असल में वो पीडीएम की हुकूमत के होने और ना होने। अच्छा, मैं समझा नहीं, नाकिस अकल है, समझाएं मुझे भी और नाजरीन को भी। आप तो समझ तो जाते हैं, लेकिन मेरी बात जरा बात इतनी क्लियर नहीं होती। जी जी। मैं ये बता रहा हूँ, मसला जो है पीटीआई के साथ वो सिर्फ पीडीएम का, कि अगर पीडीएम की हुकूमत है तो पीटीआई नाराज है, क्योंकि वो समझती है कि उसने उनकी जमीन पे कब्जा किया। आप तो एक देहाती बैकग्राउंड को भी जानते हैं, मतलब मेरे रकबे पे किसी ने कब्जा किया और वो उसी पे बैठा हुआ मेरे से बातें कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता ना, मेरी जमीन पे कब्जा। तो मैं भी इस तरह से, जब भी आप देखेंगे कि पीटीआई की लीडरशिप और डायलॉग का कोई अमल शुरू होता है, तो आप ये देखेंगे कि उस वक्त पीडीएम को पीछे हटना पड़ेगा। अगर पीडीएम को कोई पीछे हटा देगा तो उससे पीटीआई की सुलह हो जाएगी। अगर वैसे हट जाएगा तो पीटीआई समझती है कि वो उसकी जगह आ जाएगी। तो झगड़ा जो है वो पीडीएम का है, पर नाला जो है वो पीडीएम। अब ये है कि पीडीएम ने इस चीज को रियलाइज करते हुए उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि वो खुद से जो है वो डायलॉग के उसमें घुस जाएं, लेकिन फिर वो खुद ही पीछे भी हट गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनसे ज्यादा तेजी से कोई और तरफ से पेशकदमी शुरू हो गई है। ठीक है ना जी। उस चीज को महसूस करते हुए उन्होंने फिर जो है वो ये पीछे की जो इस्तिलाह है, इसका इतलाक राणा साहब के हालिया बयानात और बाद में उनकी दूसरी पोजीशन से है। इसका ताल्लुक पहला तो जरदारी साहब की वो समाकत वाली स्टेटमेंट से है कि जी लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दिया। सेक्सिस्ट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से आना बहुत ही एक मायूब बात थी, ये बुखलाहट का इशारा था। और दूसरा इशारा आपने खुद ही दे दिया। लेकिन जरदारी साहब का मामला तो मैं देख रहा हूँ ना, देखिए जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू से तासुर उभरा के एंगेजमेंट है, जिसकी तस्दीक पीटीआई भी करती रही कि राब्ता हो रहा है इलाज मुआलजे के लिए। नकवी साहब ने भी की, अलीमा बीबी ने भी, गौहर साहब ने भी, सब कर रहे थे। उसी बीच जरदारी साहब की एंट्री होती है। वो जो रिमार्क्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो पहला नुक्ता था। उसके बाद वो तवातुर से 3-4 दिन मुसलसल खान साहब को हदफ तनकीद उन्होंने बनाए रखा। तो वो जो उनकी एंट्री और खान साहब को तनकीद करना था, उससे क्या मुराद ली जाए? उससे मुराद यही ली जाए कि वो घबराहट में उन्होंने ये महसूस किया कि हम कहीं मफाहमत करते करते अपनी कुर्सी न खो बैठे। इस खौफ के अंदर जो है उन्होंने पिछले ताई जो है बगैर तैयारी के जंप लगा दिया। बहन ही राणा साहब ने भी बगैर तैयारी के उल्टा जंप लगा दिया। अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त, मैं समझता हूं कि पीटीआई निस्बतन कंफर्ट जोन में। आपने कहा कि मुतल्लिका हल्के न्यूट्रल हैं, इसकी क्या दलील है? क्योंकि ये आप भी जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, जब हवाएं न्यूट्रल होती हैं तो फिर तो ऐसी सरकार अपना जवाज़, अपना वजूद उसके लिए कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खान साहब का दौर आप याद रखें ना, हल्की सी न्यूट्रलिटी आई थी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई थी। देखें जी, जब न्यूट्रलिटी आनी शुरू होती है उसके बाद वक्त लगता है थोड़ा सा। मतलब खान साहब का मामला भी महीनों चलता रहा था और उसमें वो रहा भी। फिर यही होता है कि जी लोग साइड्स बदलना शुरू हो जाते हैं अपने, ठीक है ना जी। अभी एमक्यूएम की लड़ाई शुरू हो गई है, उस वक्त महमूद खान अचकज़ई इनके खिलाफ हो गए थे, इमरान खान साहब वो तो मतलब वो थे ही, लेकिन यह है कि वो मतलब पीडीएम के अंदर भी ब्रेकेजेस शुरू हो गई थी। तो लिहाजा इस लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो मुश्किल वक्त अब शुरू होता हुआ महसूस हो रहा है वो मुझे पीडीएम का, जब पीडीएम का बुरा वक्त शुरू होगा तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई ऑपोजिशन के लिए तो अच्छा वक्त होगा। ऑपोजिशन के लिए अच्छा वक्त होगा या इनके लिए तो बुरा वक्त होगा। बुरा और अच्छे के दरमियान का फासला जो है वो फिर उस
उस वक्त की मैनेजमेंट ही अपना उसका फैसला करती है ना, जो पार्टियां। लेकिन आपका यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का मुफाहमत के लिए पीटीआई से राब्ता है, डायलॉग अब भी जारी हैं, वो क्यों चाहेंगे कि इनके साथ डायलॉग और मुफाहमत हो जबकि इनके साथ अनबन रहने में उनका जवाज़ है इक़्तिदार में? उनका इनके साथ अनबन रखने में जवाब नहीं है। उनका जो इक़्तिदार का जवाब है वो इस चीज में है कि इनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान झगड़ा है, जिसके लिए उन्होंने अपना टिल लगा दिया। उन्होंने पूरे मतलब 2 साल में उनके कितने आप तो वो दानिश कदे भी देख लें जो कि पहले से ही एक ऐसा मफरूज़े और ऐसे नैरेटिव लेके आ जाते थे कि जी ये कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसमें से अब ये निकलेगा, फलां हो रहा है उसमें से अब ये निकले, मतलब बहुत से नजूमी जो थे और मुख्तलिफ जानवरों के साथ, परिंदों के साथ वो जो है वो अपनी पैगाम रसानी के लिए निकल आते थे। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे होते थे कि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन आपस में खंजर बकफ रहे और टकराए रहे और उनके दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा है, कोई पता नहीं रकबे का मसला है या कोई विरासत का मसला है, क्या है, तो इस किस्म का माहौल वो बना देते थे। दुरानी साहब, आइडियल फॉरवर्ड क्या है जो फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स? देखिए, आइडियल वे जो बनेगा या जो बन सकता है वो तो यही, मैं तो उसके लिए इलेक्शन से पहले भी वही कहा था, अभी भी वही कहूंगा कि आपको एक जिसे कहते हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ इनिशियली जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप जो इश्यूज हैं उनको आयरन आउट कर लें और आयरन आउट करने के बाद फिर आप नए इलेक्शन की तरफ बढ़ें और नए इलेक्शन के बाद जो है फिर मुल्क को एक स्ट्रीम पे ले आए। देखें, पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात टेंस हो चुके हैं, इंडिया जो है वो ऑपरेशन संदूर को बंद करने पे तैयार नहीं है, ईरान की तरफ से जो है जंग की हवाएं मुसलसल आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर पॉलिटिशियन रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो फिर चर्चिल की तरह यहाँ भी जंगी काबीना बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।